तो इसलिए हम 1 हफ्ते इससे अगले हफ्ते भी ऑनलाइन क्लासेस ही लेंगे। हम सिस्टम को चेंज अभी फ़िलहाल नहीं करते। जब इंशाल्लाह मिड टर्म एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर फ़िज़िकल क्लासेस आपकी होंगी। मिड टर्म के बाद आपकी फ़िज़िकल क्लासेस हो जाएँगी, ठीक है? तो चूँकि अभी यहाँ पर हमने लैपटॉप्स रखे हुए हैं मुख्तलिफ़ ये क्लासरूम्स में, तो इसलिए हम अभी सिस्टम को चेंज नहीं करते। तो जो अभी-अभी जॉइन कर रहे हैं वो दोबारा से मेरी बात सुन लें कि आपका इंशाल्लाह जो मिड टर्म एग्ज़ाम है, मिड टर्म एग्ज़ाम आपका इंशाल्लाह ये 18 जून को होगा। अगले जो वीकेंड पर आपकी एज़ पर शेड्यूल ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। यूनिवर्सिटी तो खैर 7 जून से हमें हुकूमत ने इजाज़त दे दी है, लेकिन हम 1 हफ्ते के लिए सिस्टम को नहीं चेंज करते क्योंकि अभी हमारे पास ये क्लासरूम में सिस्टम्स पड़े हुए हैं, कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं। तो जब फिज़िकल क्लासें हम शुरू करेंगे तो हमें इन सिस्टम को क्लासों से निकालना होगा। फिर ये 1 हफ्ते में ये तो खैर 1 दिन का काम है, लेकिन फिर भी हम 1 हफ्ते के लिए सिस्टम को अभी चेंज नहीं करना चाहते। तो इसलिए कमिंग वीकेंड में ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी आपकी इंशाल्लाह। फिर आपका 18-19 को 2 पेपर होंगे और फिर 25-26 को भी आपके 2 पेपर्स होंगे। फिर मिड टर्म के बाद आपकी 2 हफ्तों के लिए फिज़िकल क्लासेस होंगी और फिर 12 जुलाई से इंशाल्लाह आपकी समर वेकेशंस हो जाएँगी। और फिर सितंबर के स्टार्ट में या अगस्त के एंड में आपकी यूनिवर्सिटी फिर से खुल जाएगी समर वेकेशंस के बाद इंशाल्लाह। ठीक है? अच्छा जी। मैं वीडियो अभी प्ले करता हूँ। उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ। पहले मैं वीडियो को प्ले कर लेता हूँ, मुख्तसर ही वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड डीसीएम मेथड हमने पढ़ा था। आज हम खाली बस इस एडीएम मेथड मतलब एटॉमिक डिकम्पोजिशन मेथड जो है फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उसको खाली डिस्कस करेंगे। उस पर फिर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीक में कर लेंगे। तो जिस तरह ये हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो अगर इसमें जो k ऑफ x ऑफ t है, अगर ये हमारे पास सेपरेबल होता है ना, मतलब g जो है x का फंक्शन होता है इसमें और h जो है वो t का फंक्शन होता है और दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं। तो जब kx ऑफ t को हम वो g ऑफ x इंटू h ऑफ t से रिप्लेस करते हैं तो g ऑफ x बाहर चला जाता है और h ऑफ t इंटीग्रल के अंदर रह जाता है। ठीक हो गया? अच्छा, तो अब हम इस तरह करते हैं ना कि ज़रा इसमें ये जो डेफ़िनेट इंटीग्रल है ना इंटीग्रल इक्वेशन में 35 इक्वेशन वाली जो है, इसमें जो डेफ़िनेट इंटीग्रल है, ये असल में वेरिएबल t पर डिपेंड करता है। बिल्कुल एक इसमें जो इंटीग्रेंट है ना, वो बिल्कुल जो इंटीग्रल हो रहा है जिस पर अप्लाई, वो बिल्कुल जो है वेरिएबल t पर डिपेंड करता है। और अगर आप इस इक्वेशन 35 को ऑपरेटर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ऑपरेटर फॉर्म में आप लोग इस तरह से लिखेंगे कि इसमें un को l से रिप्लेस कर देंगे। l एक्चुअली हमारे पास nth डेरिवेटिव को शो करेगा। मतलब un का क्या मतलब है कि nth डेरिवेटिव ना, तो nth डेरिवेटिव को हम शो करने के लिए l लिखते हैं, मतलब l जो है वो nth डेरिवेटिव को शो करता है, ठीक है? और ये इन्वर्टिबल ऑपरेटर है, इसकी बहुत एक लेंथी दूर है फंक्शनल एनालिसिस की, उस तरफ नहीं जाते फिलहाल। तो इस पे l इन्वर्टिबल है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और इस इक्वेशन 36 की बोथ साइड पर अप्लाई भी हो सकता है, लेकिन सिंपल फॉर्म ये है कि हमने एक्चुअली इस nth डिफरेंशियल इक्वेशन को ख़त्म करना है। मतलब हमने जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को ख़त्म करना होता है तो उस पर हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं ना। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जिस तरह पिछले मेथड में हमने ये डीसीएम में पढ़ा था, तो दूसरी दफ़ा अगर दो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ख़त्म करना होता तो 2 दफ़ा इंटीग्रल लेते थे। अब यहाँ पर nth टाइम इंटीग्रल है, जब हम nth टाइम इंटीग्रल लेंगे इस इक्वेशन 36 पर, ठीक है? और इनिशियल कंडीशन हमारे पास एक होगी ये u ऑफ f 0 इक्वल टू b के, इसको हम जब इस्तेमाल करेंगे, पिछले मेथड में भी ये बात डिस्कस हुई थी, तो हमारे पास ये एक सीरीज़ आ जाएगी, ठीक है? ये एक सीरीज़ आ जाएगी हमारे पास, जिसको जनरली हम इस समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और बाकी l को हमने जब इनवर्स अप्लाई किया, ठीक है? l का जब हमने इनवर्स अप्लाई किया तो l इनवर्स f ऑफ x पर आता है और l इनवर्स ये g ऑफ x पर आता है ना। बाकी ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ये तो असल में वो इंटीग्रल अप्लाई करके इनिशियल कंडीशन जो हमने यूज़ किया, उससे ये हमारे पास सीरीज़ आई है। एल इनवर्स जब में हमने अप्लाई किया तो एल इनवर्स एफ पर और इस इंटीग्रल पर अप्लाई होगा, ठीक है? मतलब इस वैल्यू पर अप्लाई होगा, ये इंटीग्रल वाली वैल्यू पर, ठीक है? और इंटीग्रल में भी ये जी पर अप्लाई होगा क्योंकि जी हमारे पास एक्स का फंक्शन है, ठीक है? तो
अब हमारे जिस तरह बताया कि एटीएम मेथड में भी हम ये यू ऑफ एक्स को सीरीज़ फॉर्म में लिखते हैं, n इज़ इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है? तो ये यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमने खाली रिप्लेस कर दी और हम खाली इस यू ऑफ एक्स को मतलब ना सिर्फ हमने इधर सीरीज़ फॉर्म से रिप्लेस किया बल्कि इधर भी किया। और ज़रा अगर आप इसको एक्सपेंड कर दें, तो यू नॉट की वैल्यू अगर आपको मालूम करनी होगी तो इस टर्म से मतलब इस सीरीज़ से और इस एल इनवर्स एफ ऑफ एक्स से मालूम करनी होगी। बाकी U1, U2 की वैल्यू आपको प्रीवियसली मतलब आइटरेशन जो आप करेंगे ना, तो रिकर्सिवली U1, U2 की वैल्यूज़ आपको मिलती जाएँगी, ठीक है? जब अब हमें ये वैल्यूज़ मिल जाएँगी और जब आप इसको इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन जो आपने मालूम करनी है, सॉल्यूशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये कंपोनेंट्स जो हैं मतलब आप लोग वहाँ पर पुट कर देंगे तो एक सीरीज़ बन जाएगी, कोई एक ज्योमेट्रिक टाइप सीरीज़ जिसको हम थोड़ा जनरली भी डिकम्पोज़ कर सकेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये आपको फिर मैं क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल से बताऊँगा। बिस्मिल्लाह पढ़ा था। हम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए एटोमियन डिकम्पोजिशन मेथड पढ़ा था और हमने फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए एटोमियन डिकम्पोजिशन मेथड पढ़ा था और हमने खाली में मेथड ही डिस्कस किया था और आपको बताया था कि अगले लेक्चर मतलब इस लेक्चर में हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है हमारे पास, इनिशियल कंडीशन भी इस पर डिफाइन है। तो आपको मालूम है कि एटोमिक डिकम्पोजिशन मेथड में सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन मालूम करने के लिए इस इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं ताकि ये डेरिवेटिव खत्म हो जाए और हमें ज़रा इस मेथड के मुताबिक सॉल्यूशन मिल सके। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम 0 टू एक्स, ठीक है? 0 टू एक्स आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है? आपने इंटीग्रेशन करनी है, सॉरी मैंने गलती से डिफरेंशिएट बोल दिया, लेकिन आपने इसको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू एक्स। जब इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू एक्स तो लेफ्ट साइड पर इंटीग्रल ये डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा और लिमिट्स जब आप पुट करेंगे तो यू एफ एक्स माइनस यू ऑफ 0 आ जाएगा। और इसको भी आप जब इंटीग्रेट करेंगे ये कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल हमारे पास साइन एक्स के बराबर होता है। तो साइन एक्स में जब आप लिमिट पुट करेंगे साइन एक्स माइनस साइन 0, तो साइन 0 0 के बराबर, तो साइन एक्स माइनस साइन 0 इट इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है? इस तरह 1 प्लस 4x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस 8x स्क्वायर आएगा। यहाँ पर ये जो टर्म है ये तो कांस्टेंट है एक तरफ से और खाली यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है। x को जब आप बाहर निकाल दो, इंटीग्रेट कर दो तो x स्क्वायर बाय 2 उसका इंटीग्रल आता है ना, तो ये x स्क्वायर बाय 2 जो होगा 1 बाय 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर बाय 8 बन जाएगा, ठीक है? अब हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या है, गिवन है कि u ऑफ 0 0 के बराबर है। इस u ऑफ 0 में वो वैल्यू पुट कर लें कि u ऑफ 0 0 के बराबर, तो u ऑफ x आ गया sin x प्लस 1 बाय 8 x स्क्वायर माइनस 1 बाय 8 x स्क्वायर इनटू दिस इंटीग्रल। अब हम एटोमियन डिकम्पोजिशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हमने सॉल्यूशन को डिकम्पोज करते हैं सीरीज फॉर्म में। इस तरह सीरीज फॉर्म में हम सॉल्यूशन को डिकम्पोज करते हैं। तो इसको अगर इक्वेशन 51 का नाम दिया हुआ है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमने u ऑफ x की जगह ये समेशन पुट कर दिया और यहाँ पर u ऑफ t की जगह ये समेशन आप लोग पुट कर लें। समेशन आप लोगों ने पुट कर ली। अब हम रिकरेंस रिलेशन की मदद से इसकी सॉल्यूशन मालूम करेंगे। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स के बराबर है। एफ ऑफ एक्स मतलब साइन एक्स प्लस 1 बाय 8 एक्स स्क्वायर, इसको हम एफ ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं और फिर आपको पता है कि सीरीज फॉर्म में यू नॉट ऑफ एक्स को हम किसके बराबर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स के बराबर, मतलब साइन एक्स प्लस 1 बाय 8 एक्स स्क्वायर लेते हैं। और यू वन ऑफ एक्स को हम इस वैल्यू को मालूम करके मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली मालूम करेंगे ना, तो यहाँ पर हम यू नॉट की वैल्यू पुट करेंगे मतलब माइनस 1 बाय 8 एक्स स्क्वायर इंटू दिस इंटीग्रल और यहाँ पर हमने यू नॉट की वैल्यू पुट कर ली। यू नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन सिंपल है तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिर u2 में हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, u1 पुट कर लेंगे, u1 की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इसी तरह u3 में ये वैल्यू पुट कर लेंगे, u3 में u2 की वैल्यू पुट कर लेंगे। इसी तरह हम करते करते जाएंगे तो हमारे पास आसानी से सॉल्यूशन क्या आ जाएगी, u ऑफ x इक्वल टू साइन x हमारे पास आ जाएगी। ये इसकी सॉल्यूशन आ जाएगी। अगर आप इस सॉल्यूशन को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आप u ऑफ x क्या आप क्या पुट कर लें, साइन x पुट कर लें। साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास cos x होगा और यहाँ पर भी आप लोग साइन x पुट कर लें, ठीक है, और इंटीग्रेशन कर लें। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसी हमारे पास आ जाएंगी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर ये cos x बच जाएगा और राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड पर cos x होगा, राइट हैंड साइड पर ये cos x हमारे पास बच जाएगा। ठीक हो गया। बाकी ये नॉइज टर्म फिनोमेना या मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन मेथड इसको रहने दें, खाली आप एटोमियन डिकम्पोजिशन मेथड को ही देखें, ठीक है।
इसी तरह अगली हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको भी आप एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड से करते हैं सॉल्व। और लेकिन सबसे पहले अगेन इसको इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम 0 टू x, ठीक है। 0 टू x जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये अगेन यहाँ पर u ऑफ x माइनस u 0 आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन 1/6x और इसकी इंटीग्रेशन 1/36x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से x बाहर निकल जाएगा 1/2x स्क्वायर, ये इंटीग्रल अपनी जगह पर रहेगा। ये तो एक फिक्स वैल्यू है। इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल कर लें तो u ऑफ x आ जाएगा 1/6x माइनस 1/36x स्क्वायर प्लस 1/2x स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू x स्क्वायर इंटू दिस फिक्स वैल्यू, मतलब इंटीग्रल। सॉल्यूशन फॉर्म में इसको डिकम्पोज कर दें, ठीक है, मतलब ये समीशन की वैल्यू पुट कर दें, और ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है तो यू नॉट को इसके बराबर ले लें, ठीक है। फिर u1 में यू नॉट की वैल्यू पुट कर लें, आसानी से इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं। u2 में फिर u1 की, u3 में फिर u2 की, और इसी तरह फिर जारी रखेंगे तो ये एक्चुअली एग्जैक्ट फॉर्म में 1/6 इंटू एक्स के बराबर आएगा। ठीक हो गया जी, और इसको आप फिर जस्टिफाई भी कर सकते हैं। सही है। बाकी इस मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन मेथड या नॉइस-टर्न फिनोमेना को रहने दें, इस एग्जांपल 3 को भी रहने दें। ये 2 क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी हैं एटोमियन डिकम्पोजिशन मेथड फॉर फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, जिस तरह आपको वीडियो में बताया कि अभी तक तो हमने ये पिछले लेक्चर में तो डीसीएम मेथड पढ़ा था ना इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब फ्रेडहोम ये जो एडीएम मेथड था वो हम एटोमियन डिकम्पोजिशन मेथड, ये तो हमने इंटीग्रल इक्वेशंस के लिए पढ़ा था। तो फिर ये मेथड अब हमने देखना ये है कि ये मेथड इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में क्या कहता है, और वो भी फिर फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन उसके बारे में ये मेथड क्या कहता है। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो जनरल फॉर्म अगर आप देखते हैं फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो तो आपको मालूम है, चाहे इंटीग्रल इक्वेशन हो या इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसकी पहचान यही है कि उसमें इंटीग्रल के दोनों लिमिट्स हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। तो देखें ये हमारे पास अब ये हमारे पास ये इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये जो है यू के और फिर ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है कि ये क्योंकि हमें सॉल्यूशन मालूम करने में भी हेल्प देती है एक तरफ से। और जिस तरह आपको वीडियो में बताया कि जब हम एक डेरिवेटिव को खत्म करना चाहते हैं तो डेरिवेटिव को खत्म करने का तरीका क्या है हमारे पास कि हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर एक डेरिवेटिव है तो एक मरतबा इंटीग्रेट करेंगे, दो डेरिवेटिव है तो दो मरतबा इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन पहले आप इसमें इन्होंने जो ये तरीका बताया कि आप एल को इस तरह कर लें कि ज़रा इस मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, इसको एल से रिप्लेस कर लें, और इन्वर्टिबल है ये ऑपरेटर, और इसको बोथ साइड्स पर आप लोग अप्लाई कर लें। तो जब यू एफ एक्स की यू एन वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में इस तरह आ जाती है ना, मतलब एन इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एल इनवर्स इंटू दिस वैल्यू, ठीक है ना, मतलब ये इसमें जो कर्नल है ना, वो कर्नल हमारे पास सेपरेबल फॉर्म में है। कर्नल हमारे पास सेपरेबल फॉर्म में है तो इसमें जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो बाहर निकल जाता है, और जो फंक्शन ऑफ टी है वो अपनी जगह पर ही रहता है। तो देखें जब हमने एल इनवर्स को दोनों साइडों पर अप्लाई कर लिया, ठीक है, तो लेफ्ट साइड से तो एल इनवर्स खत्म हो गया, और राइट साइड पर हमारे पास जो ये एल इनवर्स आता है वो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स पर अप्लाई होता है ना। और दूसरी बात ये कि इसमें जब ये आप लोग एक तरह से एल इनवर्स को जब बोथ साइड पर अप्लाई कर लें, एक और बात ये भी है ना कि जब आप इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस डेरिवेटिव को जब आप खत्म करेंगे, तो डेरिवेटिव को अगर एक डेरिवेटिव है तो एक डेरिवेटिव के लिए आप एक मरतबा इंटीग्रेशन करेंगे, दो डेरिवेटिव है तो दो मरतबा इंटीग्रेशन करेंगे, एन डेरिवेटिव है तो आप एन टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, एनथ डेरिवेटिव भी आप लोग फिर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अगर ये आपके पास जनरल एक nth डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको आप n टाइम्स जब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर कैलकुलेशन जो हम आगे एग्जांपल में जिस तरह आप मेथड में देख रहे हैं, इस सीरीज फॉर्म में फिर हमारे पास ये कैलकुलेशन आती है। असल में इसमें हम इनिशियल कंडीशंस का भी इस्तेमाल करते हैं कि जब हम इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करते हैं और सीरीज फॉर्म में जब हमारे पास इस तरह की ये वैल्यूज आ जाती है हमारे पास, और बाकी फिर हम क्या करते हैं कि एटॉमियन डिकम्पोजिशन मेथड में जो यूएफएक्स है, वो तो एक्चुअली सीरीज़ सॉल्यूशन तो सीरीज़ फॉर्म में होती है। तो यूएफएक्स की वैल्यू हम इस ये जो यहाँ पर हमने ये इक्वेशन लाई है, इन पर यहाँ पर पुट कर लेते हैं। इधर इक्वेशन 38 की लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है? तो इसमें यू नॉट की जो है वो हम क्या क्या लेते हैं, वो तो एक्चुअली एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है ना। तो यू नॉट हम एक्चुअली कौन-सी वैल्यू लेते हैं? यू नॉट हम इधर इस वैल्यू को मतलब ये एक्चुअली एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया, तो यू नॉट हम इसके बराबर लेते लेते हैं, और फिर यहाँ पर हम
मतलब U1 के लिए मालूम करने के लिए हम U0 को इस्तेमाल करते हैं, U2 मालूम करने के लिए हम U1 को इस्तेमाल करते हैं और U3 मालूम करने के लिए हम U2 को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? करते-करते फिर इस तरह हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाती है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये फिर आपको अब एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा अच्छे क्लियर होगा, इसलिए हम एग्ज़ाम्पल एक ओपन कर लेते हैं, जो अभी हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस की। पहली एग्ज़ाम्पल आप देख लें, ये हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन हमारे पास गिवन है, ठीक है? इसको आप चलिए यहाँ पर किताब में 49 इक्वेशन का नाम दिया हुआ है। तो जिस तरह मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पहले आपने क्या करना है, पहले आपने इस डेरिवेटिव को खत्म करना है। डेरिवेटिव को आप कैसे खत्म करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है? और तो मतलब यहाँ पर आपने सबसे पहले डेरिवेटिव को खत्म करना है और डेरिवेटिव को खत्म करने की यहाँ पर ज़रूरत इसलिए भी है कि हमें सॉल्यूशन यू ऑफ एक्स चाहिए और एटोमियन डिकम्पोजिशन मेथड में हमें सॉल्यूशन सीरीज फॉर्म में मिलती है। तो सबसे पहले तो जिस तरह मैंने आपको बताया डेरिवेटिव को खत्म कर लें, दोनों साइड्स पर इंटीग्रल अप्लाई कर लें फ्रॉम 0 टू x। तो जब यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आप देखें लिमिट जब इंटीग्रल जब अप्लाई होगा तो डेरिवेटिव तो खत्म हो जाएगा, लेकिन लिमिट्स भी हमने पुट करनी है ना, मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x होगी। तो फिर लिमिट्स जब हम पुट करेंगे यू ऑफ एक्स हो जाएगा, फिर माइनस यू ऑफ 0 आ जाएगा। ठीक है, ये लिमिट्स पुट करने से आ जाएगा। मतलब इंटीग्रल एक्चुअली क्या आता है हमारे पास, इस यू प्राइम ऑफ एक्स का इंटीग्रल हमारे पास यू ऑफ एक्स आता है। फिर जब हम इस पे लिमिट्स पुट करेंगे तो ये एक्चुअली यू ऑफ एक्स माइनस यू ऑफ 0 बन जाता है। फिर इसी तरह ये राइट साइड पर भी हमने इंटीग्रेशन करनी है। cos x को आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो cos x का इंटीग्रल हमारे पास क्या आता है, sin x आता है, ठीक है ना? sin x हमारे पास cos x का इंटीग्रल है, ठीक है? फिर जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो लिमिट्स पुट करने से एक्चुअली ये क्या बनता है, sin x माइनस sin 0 ये हमारे पास बनता है ना। sin 0 किसके बराबर है? ये हमारे पास 0 के बराबर है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर फिर खाली sin x ही रह जाता है। फिर इसी तरह हम 1/4x को भी इंटीग्रेट करेंगे। 1/4 तो कांस्टेंट है और x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 होता है हमारे पास। तो x स्क्वायर बाय 2 को जब हम 1/4 से ज़रब देते हैं, तो ये एक्चुअली x स्क्वायर बाय 8 होता है। x स्क्वायर बाय 8 में जब आप लिमिट्स पुट कर लें, तो वो एक्चुअली क्या होता है हमारे पास, x स्क्वायर बाय 8 माइनस 0/8 होगा। तो वही बात ना कि 0 को तो हम नहीं लिखेंगे, मतलब वो तो खत्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी फिर x स्क्वायर बाय 8 ही आएगा। फिर आप देखिए ये तो इंटीग्रल तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ये इंटीग्रल हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है ना? मतलब ये तो एक फिक्स्ड वैल्यू है। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स है, जो हम इस इंटीग्रल से बाहर निकाल देते हैं। तो उसको तो वही इंटीग्रेट करें तो उसका इंटीग्रल तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आता है। एक्स स्क्वायर बाय 2 को अगेन आप 1/4 से ज़रब दें तो एक्स स्क्वायर बाय 8, लिमिट्स पुट कर लें तो एक्स स्क्वायर बाय 8 माइनस 0/8 ना, वही बात 0/8 तो खत्म, खाली एक्स स्क्वायर बाय 8 ही इधर रह जाता है, ठीक है? और फिर जब इनिशियल कंडीशन u ऑफ 0 हमारे पास गिवन है कि ये 0 के बराबर है, तो u ऑफ 0 की वैल्यू पुट कर लें व्हिच इज़ इक्वल टू 0, तो u ऑफ x हमारे पास ये फॉर्म में आ जाएगा। अब एक तरह से अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या बन गई है, ये हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन अब बन गई है। मतलब एक तरह से हमने उसे इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रल इक्वेशन बना दिया है, ठीक है? अब हम इंटीग्रल इक्वेशन के लिए अब हम एक तरह से वही इंटीग्रल इक्वेशन वाला तरीका इसमें इस्तेमाल करेंगे। मतलब यू ऑफ एक्स को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सीरीज फॉर्म में पुट कर लेंगे और यहाँ पर जो इंटीग्रल इक्वेशन के लिए जो तरीका है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का, मतलब अब हम ये चूंकि इंटीग्रल इक्वेशन बन चुकी है, ये हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन बन चुकी है, तो इसलिए हम इसके लिए जो एटॉमिक डिकम्पोजिशन मेथड है जो इंटीग्रल इक्वेशन के लिए, वही हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर आप देखें इसमें, आप एक तरह से देखें या अगर आप इसमें गौर करें तो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशंस के लिए एटॉमिक डिकम्पोजिशन की मेथड क्या है? फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मतलब हमारे पास एटॉमिक डिकम्पोजिशन मेथड यही है कि पहले उस इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन बनाओ। मतलब पहले फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन बनाओ, ठीक है? फिर उसको जो एटॉमिक एडीएम मेथड है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के लिए, उसके मुताबिक आप लोग सॉल्व करो, ठीक है ना? तो अब ये हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है, तो उसके मुताबिक हम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के लिए जो एडीएम मेथड है उसके मुताबिक हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअली एफ ऑफ एक्स के बराबर है। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो एडीएम मेथड में हम यू नॉट को एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं और यू1 बाकी यूएन को, मतलब यू1 या यूएन की वैल्यूज को हम इससे कैलकुलेट करते हैं, मतलब रिकर्सिवली कैलकुलेट करते हैं यू1 को यू नॉट की मदद से। यू नॉट हमें गिवन है, तो U1 में हम क्या कर लेते हैं, U0 की वैल्यू जब पुट करेंगे, इंटीग्रेशन आसान है, तो हमारे पास ये वैल्यू फिर इस तरह आ जाएगी। फिर U2 में हम U1 के वैल्यू पुट करेंगे और इसी तरह U3 में U2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास ये सारे टर्म्स आते जाएँगे। ये सारे टर्म्स जब हम देखें, हमारे पास एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन फिर हमारे पास जो अब आएगी, एक्चुअली अगर आप देखें तो जब हम ये मतलब
सीरीज में यू यू ऑफ एक्स किसके बराबर है? यू ऑफ एक्स बराबर है यू नॉट प्लस यू वन प्लस यू टू अप टू सो ऑन यू एन के। मतलब यू ऑफ एक्स जो है ये इस सीरीज के बराबर है हमारे पास, ठीक है ना? मतलब यू ऑफ एक्स हमारे पास इस सीरीज के बराबर है हमारे पास, ठीक हो गया ना? तो यहाँ पर आप लोग जब वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो देखें यहाँ पर यू नॉट में क्या है 1 बाय प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो यू वन में उसका अपोजिट साइन वाला टर्म मौजूद है। फिर यू वन में माइनस पाई 4 डिवाइड बाय 16 क्यूब एक्स स्क्वायर है। तो यू टू में अगला उसका टर्म मौजूद है लेकिन सेम साइन के साथ। फिर यू थ्री में टू में आप देखें तो प्लस पाई 8 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर है। तो यू थ्री में उसका अपोजिट साइन वाला टर्म मौजूद है। मतलब जब हम ये टर्म पुट करते जाएंगे तो ये सारे एक दूसरे के साथ क्या होते जाएंगे? कैंसल होते जाएंगे। हर टर्म क्या है अगले टर्म के साथ क्या होता जाएगा? कैंसल होता जाएगा और रह क्या जाएगा? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास sin x रह जाएगा, जो कि हमारे पास एक फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन है। और अगर आप इसको वही बात जस्टिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर मतलब यू ऑफ एक्स पुट करते जाएं, राइट साइड पर भी पुट कर लें, लेफ्ट साइड पर भी पुट कर लें, तो जो तरीका है वो उसके मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसी ही आएगी, ऑब्वियस बात है, ठीक है? तो अब आपने देख लिया एक तरफ से कि मतलब वो मैं जो जनरली मैं आपको समझा रहा था वो शायद हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा था। लेकिन इसका ये बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका है कि फ्रेडहोम जब भी आपने अगर फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एडीएम मेथड इस्तेमाल करना है, आपने क्या करना है? आपने 2 स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप आपने ये करना है कि फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है? डेरिवेटिव है तो उसको खत्म करें इंटीग्रल इस्तेमाल करके। इंटीग्रल जब आप फ्रॉम 0 टू x क्योंकि 0 टू x क्यों है? क्योंकि ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 49 ये x पर डिपेंड कर रही है और इनिशियल वैल्यू मतलब ज़ीरो इनिशियल जो टर्म है या इनिशियल डोमेन है वो 0 से शुरू होती है। डोमेन यहाँ पर हमारे पास 0 से शुरू हो रही है, 0 टू x जा रही है। इसलिए पहला स्टेप इसमें क्या है? पहला स्टेप इसमें यही है कि आप इस इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करें। किस तरह? इंटीग्रेट करें फ्रॉम 0 टू x। इंटीग्रेशन करेंगे जी फ्रॉम 0 टू x और इनिशियल कंडीशन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये पहला स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप यही है कि आप एडीएम मेथड जो है अब चूंकि ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन आ गई है तो इसके लिए वही एडीएम मेथड जो हमने फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के लिए पढ़ा है वही आप लोग इस्तेमाल कर लें। और वो मेथड क्या है? वो मेथड यही है कि इसमें हम यूएफएक्स को सीरीज फॉर्म में लिखते हैं। सीरीज फॉर्म में जब हमने लिख लिया तो यू नॉट की वैल्यू को हम एफ ऑफ एक्स के बराबर लेते हैं और फिर यू वन को हम यू नॉट की मदद से, यू टू को यू वन की मदद से और यू थ्री को यू टू की मदद से और इसी तरह हम रिकर्सिवली आगे कंटिन्यू करते जाते हैं यहाँ तक कि हमारे पास फिर सॉल्यूशन आ जाती है। तो अब इस केस में हमारे पास क्या हुआ? इस केस में हमारे पास यही हुआ कि सिवाय साइन एक्स के हर टर्म अगले टर्म से कैंसल होता जा रहा था और हमारे पास फिर खाली साइन एक्स में रह गया। लेकिन अब इस इक्वेशन 2 सॉरी एग्जांपल 2 को देख लें जो इक्वेशन 59 है, ये जो फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको देख लें। इसको भी उसी तरीके से आप क्या कर लें? फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, इंटीग्रेशन करके फ्रॉम 0 टू x, ठीक है? तो ये उसी तरह लेफ्ट साइड तो u ऑफ x माइनस u ऑफ 0 बन जाएगा जब आप लिमिट्स पुट करेंगे और 1/6 इन सब को आप इंटीग्रेशन करते जाएँ, इंटीग्रेट आप लोग करते जाएँ, ठीक है? इंटीग्रेट कर लेंगे, इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल कर लेंगे तो ये हमारे पास ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको सीरीज़ फॉर्म में लिख लें, सीरीज़ फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ एक्स ये है तो इसको यू नॉट के बराबर ले लें और फिर u1 में यू नॉट की वैल्यू पुट कर दें तो u1 आ जाएगा, u2 में u1 की वैल्यू तो u2 की वैल्यू आ जाएगी और u3 में u2 की वैल्यू पुट कर लें। फिर आखिर में क्या हो जाएगा? आखिर में क्या होगा कि ये सारी वैल्यूज़ आप सीरीज़ में पुट कर लें। तो जब आप सीरीज़ में पुट कर लेंगे ये सारी वैल्यूज़ तो फिर ये हमारे पास एक्चुअली क्या बनेगी? ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनेगी, जिसको आप उसी तरीके से कैलकुलेट करें जो मैंने आपको फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में बताया था कि इसमें वो कॉमन रेशियो या जो भी कन्वर्जेंस वाला इसका तरीक़ेकार है, वो सारा मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया था। उसी के मुताबिक जब आप देखेंगे तो ये वाला टर्म एक्चुअली 1/36 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। मतलब जब आप ये ज्योमेट्रिकल कन्वर्जेंस सीरीज़ के मुताबिक इसकी वैल्यू मालूम करेंगे तो ये 1/36 एक्स स्क्वायर आएगा जो कि और यहाँ पर दूसरी साइड पर -1/36 एक्स स्क्वायर मौजूद है लेकिन
अपोजिट साइन में, तो ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएँगे। रह क्या जाएगा 1/6 रह जाएगा और यही हमारे पास इस फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन अ, ये फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन 59 की सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है? ठीक है, ये हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन 59 की सॉल्यूशन है, ठीक है? और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इवैल्यूएटिंग द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ मतलब ये जो मैंने हाइलाइट किया हुआ है 7/28 288 x स्क्वायर इंटू दिस ब्रैकेट में जो ये टर्म है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ तो फिर ये हमारे पास 1/36 x स्क्वायर आएगा, जो कि -1/36 x स्क्वायर के साथ कैंसल हो जाएगा और सिर्फ 1/6 x हमारे पास रह जाएगा, ठीक है? और यही हमारे पास इस फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक हो गया जी? और आज के लिए हमारा यही लेक्चर है। अब तक फिर आपको जो सवाल हो फिर आप पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है जी। स्टूडेंट्स भी आजकल वैसे कम आ रहे हैं। अभी तक नाज़िया, आबदा, औरंगज़ेब, नबी और ये कोई नाम मोबाइल ओप्पो F9 लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं अभी तक। वैसे अगर आप लाइव नहीं भी आ सकते, अगर नेट का कोई इश्यू है लेकिन कोशिश किया करें कि फिर पोर्टल अपना फिर एक्टिवेट रखें। पोर्टल अक्सर आप लोगों का या तो फीड क्लियर ना होने की वजह से अक्सर बंद हो जाता है। तो इसलिए पोर्टल अपना सर एक्टिवेट रख जी। सर ये मेरा पोर्टल आईडी फिजिक्स कुछ जी, मेरा जी, वो मुझे सब्जेक्ट मैथ्स मालूम है है, वो। ठीक है, वो आपका सर मालूम है, आपकी मुझे असाइनमेंट भी मिल चुकी है, लेकिन अब आप उसको करेक्ट ज़रूर करवाएँ अपनी आसानी के लिए। सही मैंने तो उसको बताया था लेकिन अभी भी चेंज नहीं हुई। मैं खुद भी मैथ्स गया था लेकिन नहीं हुआ। अभी अभी भी फिजिक्स में है। अभी मैंने उसको दोबारा ठीक है, मैथ्स जब की भी लेकिन पता नहीं। सही है जी, कोई मसला नहीं है। और सर ये 48 पेज के बाद जो हमारा नोट्स है ना सर, ये हम मुझे जो ग्रुप से उसमें आप शेयर कर दें प्लीज सर। ठीक है, उसके बाद पीडीएफ ग्रुप्स फॉर्म में में। हम शेयर कर लेंगे, ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, ठीक है? यस सर, 48 पेज के बाद। ठीक है सर। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। चलिए फिर इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन अगली वीक करेंगे।